चल पढ़ा हम दे यार, वो ही डर तो सवेरी लगे। गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. Good morning, sir. तो आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, इक्विलिब्रियम करवा दूं? Yes, sir. तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, +1 का है इक्विलिब्रियम। कोशिश करो ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ध्यान दो, थ्योरी तो इसका पहले भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। पहले स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज इवनिंग में 5 बजे भी क्लास होगी टी ब्लॉक की। केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाने हैं। पहला के निकालना और इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, के पी और के सी में रिलेशन क्या है हमें आता है, इसके बेस पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स क्या होंगे वो करेंगे। सेकंड टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के, ऐड करें इक्वेशंस को, मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, वैसे वाला। और लास्ट एक टॉपिक, थर्ड टॉपिक है ली चैप्टर। तो मुझे लगता है 3 ही टॉपिक है इसमें बताने वाले, बाकी थ्योरी में आपने पढ़े हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक जैसे कुछ एक जैसे डायनेमिक होता है इक्विलिब्रियम, है ना, हमें पता है इसका मीनिंग क्या रहता है। तो ब्रीफ थ्योरी में रिवाइज कर रहा हूँ, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेसेस में आता है, इरिवर्सिबल में नहीं आता। तो बहुत बार तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भी किसमें इक्विलिब्रियम आएगा किसमें नहीं आएगा। तो इरिवर्सिबल में नहीं आता, रिवर्सिबल में आ सकता है।
और इरिवर्सिबल किसे हम मानते हैं 100% कंप्लीट हो जाती है जो ऑलमोस्ट, इनमें हम कंबशन मान लेते हैं, इनमें आपको इक्विलिब्रियम दिखाने की जरूरत नहीं रहती। न्यूट्रलाइजेशन में कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, एंड प्रेसिपिटेशन में कोई इक्विलिब्रियम एक्सपेक्ट नहीं करना। ज्यादातर बाकी रिएक्शन रिवर्सिबल है जिनमें इक्विलिब्रियम आएगा। जैसे मैं 4 ऑप्शन देके कभी ऐसे पूछे बताना किसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा किसमें नहीं करेगा, तो ये 2-3 चीजें याद रखो, इनके बेस पे हम रूल आउट करते रहेंगे कि इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, एंड सो ऑन। बाकी सब में ज्यादातर रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम आ सकता है। हाँ, एक कंडीशन हो रहा है इक्विलिब्रियम की कि यहाँ गैस इन्वॉल्व है, गैसेस आर इन्वॉल्व्ड, वहां आपको पता है इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन ओनली क्लोज्ड वेसल होना चाहिए तभी इक्विलिब्रियम आएगा। जो ऊपर से ओपन है, गैस बाहर निकल गई एटमॉस्फेयर में, तो फिर कोई इक्विलिब्रियम नहीं आना। तो कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे बहुत ही सिंपल हो सकता है, इनमें से बताना किसमें इक्विलिब्रियम होगा किसमें नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना। आगे हमने पढ़ा था कैरेक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम में 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख देता हूं। जैसे पहला कैरेक्टर है, हमें कैसे पता चलता है कि इक्विलिब्रियम आ गया? कोई रिएक्शन चल रही है, कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में हमें कैसे प्रेडिक्ट होगा कि अब ये इक्विलिब्रियम आ चुका? तो हमें ऐसे लगेगा कि रिएक्शन रुक गई। रुक कैसे गई? आप ध्यान से किसी रिएक्शन को वॉच कर रहे हो और आप देख रहे हो भी कंसंट्रेशन हिल ही नहीं रही है, रिएक्टेंट की पहले डिक्रीज हो रही थी लेकिन अब और ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रही, रुक गई। प्रोडक्ट की पहले इंक्रीज हो रही थी, अब और ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही, रुक गया। तो जब कभी आपको ऐसा लगे कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है सभी की, रिएक्टेंट्स की एज वेल एज प्रोडक्ट्स की, तो मान के चलो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वहां इक्विलिब्रियम है। तो पहला कैरेक्टर तो ये प्रेडिक्ट करना होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑल बिकम कांस्टेंट। ऑल का मतलब रिएक्टेंट्स का भी प्रोडक्ट्स का। और इसका मैंने कर्व भी आपको दिखाया था। जैसे ये कर्व है, मान लो रिएक्शन है ए से बी, कोई भी जनरल ले लिया, तो ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट की इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक टाइम पे ऐसे पैरेलल लाइंस आ जाती हैं, जैसे ये पैरेलल हो जाती हैं इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया आपको। इसके बाद ये जो टाइम है, इधर टाइम है, इधर कंसंट्रेशन है, ये जो टाइम है पर्टिकुलर, जिसके बाद तुम कहोगे इक्विलिब्रियम आ गया। तो ऐसे इसका ग्राफ पूछा जा सकता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि किस टाइम के बाद, यहाँ लिख दे टाइम ऐसे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, किस टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आ गया, तो तुम कहोगे ये वाला जो है टाइम, इस पे इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो चुका। ठीक है, तो कंसंट्रेशन से प्रेडिक्ट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और दूसरा था रेट, क्या हो जाती है? रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट इक्वल होंगी, इक्वल का मतलब कर्व थोड़ा डिफरेंट होगा। फॉरवर्ड की रेट कम होएगी, बैकवर्ड की धीरे धीरे बढ़ेगी, और ये ऐसे मैच होना जरूरी है। जब ये इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्वल हो जाएंगी। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड है,
ये हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के बेस पे निकाला था कि टाइम के साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड धीरे धीरे स्लो होएगी, रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ती जाएगी, वी प्रोडक्ट बढ़ेंगे, जिसकी वजह से एक टाइम आएगा जब दोनों रेट इक्वल हो जाएंगी, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन ये वाले कर्व में थोड़ा चेंज था। वेपोराइजेशन में क्या चेंज था? वेपोराइजेशन में दो का इक्विलिब्रियम है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसमें कोई बता सकते हो क्या चेंज किया था हमने? वेपराइजेशन कांस्टेंट रहते हैं। हाँ, वेपोराइजेशन कांस्टेंट रहेगा, कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसका कर्व ऐसे था कि वेपोराइजेशन तो कांस्टेंट चले जा रहा है, हाँ कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ता है। इट मीन दो लाइनें मैच होनी जरूरी हैं, कर्व दोनों तरह के हो सकते हैं। दिस इज इवेपोरेशन, दिस इज कंडेंसेशन, रेट वर्सेस टाइम। वैसे दो तरह के कर्व है, रेट वर्सेस टाइम एंड कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, जैसे मान लो ये रिएक्शन है, इसका कर्व में ड्रॉ करना है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो कैसे होगा? बताओ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कर्व नेगेटिव स्लोप आना चाहिए या पॉजिटिव, नीचे जाना चाहिए या ऊपर? नेगेटिव। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का नीचे आएगा लाइक दिस, ये नाइट्रोजन है। और याद रखो हाइड्रोजन आप इससे नीचे दिखाओगे कि हाइड्रोजन 3 मोड एक्ट करते हैं, अगर नाइट्रोजन 1 एक्ट करता है। अमोनिया का ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, दिस इज अमोनिया। तो ये पैरेलल होगी लाइंस, जैसी पैरेलल होगी हम कहेंगे इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम। इसमें तुम्हें तीनों में कंफ्यूज करेगा, कभी अमोनिया नीचे दे दिया, कभी हाइड्रोजन ऊपर दे दिया एस्टोन, कभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में ऊपर नीचे कर दिए। तो याद रखो हाइड्रोजन ज्यादा डिक्रीज होता है नाइट्रोजन से, तो उसका कर्व मैंने नीचे लिया है। तो ऐसे हम कर्व कर सकते हैं, ठीक है। और कैरेक्टर्स क्या थे इसके? डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब आपको पता है कि हमें लगेगा कि रिएक्शन रुक गई, लेकिन रुकती नहीं है, चलती रहती है रिएक्शन। जैसे क्वेश्चन करते थे डायनेमिक नेचर के लिए, शुगर डिसॉल्व करते थे पानी में, सॉल्यूशन बनता था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। जैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है इक्विलिब्रियम आ जाता है और ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन उस टाइम पे हम इसमें रेडियो एक्टिव शुगर डालते थे थोड़ी सी, रेडियो एक्टिव जिसे हम बाहर से देख सकते हैं। तो जैसे ही आप रेडियो एक्टिव शुगर डालोगे तो आप देखोगे कि पानी में भी रेडियो एक्टिव शुगर चली गई। और रेडियो एक्टिव शुगर ये होना चाहिए था कि नीचे बैठ जाती, ठीक है, हमने देखा कि नीचे बैठ भी रहा है कुछ, जितने ग्राम तुमने डाला वो सारा नीचे बैठ गया इक्विलिब्रियम पे, घुला नहीं। लेकिन ग्राम में तो अमाउंट सेम थी, लेकिन हमने देखा रेडियो एक्टिव के कुछ एक पार्टिकल यहाँ भी दिख रहे हैं। हुआ क्या, रेडियो एक्टिव शुगर तो डिसॉल्व हो गई और जो घुली हुई शुगर थी वो बाहर आ गई। इसका मतलब रिएक्शन अभी भी चल रहा है, रेडियो एक्टिव डिसॉल्व होएगी लेकिन सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं होएगी। जो एक्स्ट्रा डिसॉल्व हुई है वो बाहर आएगी, लेकिन बाहर आते हुए ज्यादा शुगर के चांसेस हैं, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल शुगर के डिसॉल्व हुए हुए थे। तो ऐसे आप डायनेमिक नेचर दिखा सकते हो। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बना रहे हैं, हैबर प्रोसेस। अभी हमने पढ़े हैं कैटलिस्ट होते हैं मेन आयरन ऑक्साइड, साथ में और क्या था? Al2O3 एंड Al2O3 भी होता है, K2O होता है ना। अब ये इक्विलिब्रियम आ रखा है, जब इक्विलिब्रियम आ रखा है अगर तब आप D2 डाल देते हो ड्यूट्रियम,
तो आप देखोगे कुछ ना कुछ ND3 भी बन गया। अब ND3 कैसे बन गया? अगर इक्विलिब्रियम आ रखा था तो इसका मतलब फिर से प्रूव होता है कि रिएक्शन चल रही है अभी। हाँ, ये है कि जितना D2 रिएक्शन में जाएगा, अमोनिया ND3 बनाएगा, उतना ही H2 बाहर आ जाएगा, D2 H2 की जगह ले लेगा, तो कंसंट्रेशन नहीं चेंज होती किसी की भी। हाँ, ये है कि अगर H2 D2 5 मोल डिसोल्व हो गया, आगे अमोनिया बना दिया, तो 5 मोल H2 बाहर निकल आया। तो इन चीजों से ऐसे एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चल रहा है कि रिएक्शन अभी भी कंटिन्यूड है, चल रही है, लेकिन ऐसे चल रही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन आपकी कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, तो डायनेमिक नेचर को प्रूव करता है। ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे कि डायनेमिक नेचर को कौन सी चीज है जो प्रूव करती है, तो रेडियो एक्टिव शुगर वाला फिजिकल इक्विलिब्रियम में आ गया। एग्जांपल ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते थे जिसमें सिर्फ फेज चेंज होता है, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्शंस होती हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, वो रुक गई थी ब्रॉडकास्टिंग। ये तुम्हारी क्लास में ही होता है, पता नहीं क्या चक्कर है इसमें। अच्छा, अब देखना इसमें कहाँ तक रुके थे हम। ये रेडियो एक्टिव शुगर वाला हो गया था। यस सर। तो डायनेमिक नेचर मैंने बता दी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन की जगह अगर मैं कभी D2 डाल दूं तो आप ND3 भी देखोगे, तो इससे पता चलता है कि डायनेमिक नेचर है, रिएक्शन अभी भी चल रही है। लास्ट एक करेक्टर था कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम बोथ साइड्स। इसका मतलब है कि चाहे तुम रिएक्टेंट लेके स्टार्ट कर लो, चाहे प्रोडक्ट लेके स्टार्ट कर लो, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही रहेंगी। अगर मैं रिएक्टेंट लेके स्टार्ट करता हूँ, प्रोडक्ट अपने आप बन जाते हैं, और अगर मैं प्रोडक्ट लेके स्टार्ट करता हूँ तो उल्टा रिएक्शन, रिएक्टेंट अपने आप बन जाते हैं। इट मींस दोनों साइड चलती है रिएक्शन। जैसे एक तो मैं बताया था कि NO2 हमने पढ़ा है अभी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में NO एंड NO2 आपको बताया था कि डाइमर बना लेते हैं। किसी को याद है NO2 डाइमर क्यों बनाएगा, क्या रीजन है? ऑड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, और इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो वही वाला एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि अगर NO2 की बात करें तो NO2 रेडिश ब्राउन कलर होता है, लेकिन जैसे ही उसे ठंडा कर दे, तो क्या बन जाएगा? डाइमर N2O4। अब मैंने क्या किया, एक बार तो 0 डिग्री रखा हुआ है, 0 डिग्री पे सारे का सारा मान के चलो N2O4 है। एक बार 100 डिग्री पे रख दिया तो 100 डिग्री पे मान के चलते हैं सारे का सारा NO2 है। NO2 थोड़ा रेडिश ब्राउन है, जबकि ये वाला कलरलेस है, N2O4 कलरलेस है।
0 डिग्री पे सारे का सारा कलरलेस है, 100 डिग्री पे पूरा डार्क रेडिश ब्राउन है। हमने क्या किया, दोनों को एक 25 डिग्री पे पानी लेके उसमें रख दिया, और जैसे ही दोनों बॉटल को इसे भी इधर रखा, इसे भी इधर रखा, हम देखते हैं दोनों में एक जैसा कलर की इंटेंसिटी हो गई। इसमें भी थोड़ा थोड़ा कलर आ गया, इसमें कलर कम हो गया, पहले ज्यादा था, और दोनों में एक जैसा कलर आ गया। इससे पता चलता है कि N2O4 वाले में क्या बना होगा, NO2 बन गया होगा, हीट करने से NO2 टूट गया, NO2 वाले में ठंडा करने से जुड़ गया, तो क्या बन गया होगा, N2O4। और ये दोनों इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पे दोनों में परसेंटेज जो है NO2 और N2O4 की सेम होने वाली है, सेम टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे, क्योंकि K दोनों का सेम रहेगा, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। तो ऐसे हम शो भी कर सकते हैं। अभी कोई ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया ही बनेगी, उल्टा भी पॉसिबल है, अमोनिया को तोड़ने लग जाओ तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन जाएगी। लेकिन जब एक टेम्परेचर पे एक जैसी कंडीशन दोगे तो तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सेम ही आएगा दोनों का। तो इसका मतलब है कि अटेनेबल है बोथ साइड से। तो ये 4 कैरेक्टर मेन है जो याद रखने हैं आपने। पहला कंसंट्रेशन कांस्टेंट, दूसरा रेट कांस्टेंट या इक्वल, इसी में कंफ्यूज करेगा, रेट इक्वल। तीसरा डायनेमिक नेचर, और चौथा कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। पांचवा बता ही दिया कि गैसियस स्टेट में तभी आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन रख दी हमने कि अगर वेसल क्लोज हो। ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने के निकालना सीखा। अब के तो हमें निकालना आता है, तो डेरिवेशन नहीं लिख रहा मैं। के कैसे लिखना है, अगर तो होमोजेनस रिएक्शन है फिर तो आपको के ऐसे लिखना है कि जो भी मॉलिक्यूल दिए हुए हैं उन सबकी कंसंट्रेशन लिख देनी है। इसका अगर के लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, ऊपर अमोनिया कितना है इक्विलिब्रियम पे, उसकी पावर कोएफिशिएंट पावर बन जाते हैं 2, नीचे नाइट्रोजन की पावर 1 और हाइड्रोजन की पावर 3। और ये के आगे हमने पढ़ा है 2 तरह का हो सकता है। अगर आप कंसंट्रेशन लिखते हो, सबकी मोलैरिटीज लेते हो, यहाँ मोलैरिटी को एक और नाम दिया जा रहा है एक्टिव मास। कभी आपसे पूछा जाए इसका एक्टिव मास कितना है, तो जो लॉ ऑफ मास सेक्शन के साइंटिस्ट थे, लॉ ऑफ मास सेक्शन वाज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वाग। अब तुमने लॉ ऑफ मास सेक्शन वहां भी पढ़ लिया काइनेटिक्स में, उन्होंने मोलैरिटी को ही एक्टिव मास कहा था। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा मल्टीपल में कि बताओ इसमें इतने ग्राम ऑक्सीजन है, इसका एक्टिव मास कितना है, तो एक्टिव मास का मतलब आप उसकी मोलैरिटी निकाल लोगे। अगर मोलैरिटी लिख देते हो बेटा तो केसी बन जाएगा, लेकिन अगर गैसेस हैं, गैसेस है तो इनके प्रेशर लिख लेते हैं तो केपी बन जाता है। तो ऐसे हम के लिखना सीखे हैं। हाँ, होमोजेनस में सारे लिखने होते हैं, लेकिन फर्क क्या था, हेट्रोजेनस में क्या सारे लिखेंगे हम प्रोडक्ट और एक्टर, और लिक्विड का नहीं और सॉलिड का नहीं लिखेंगे। प्योर सॉलिड और लिक्विड नहीं लिखेंगे, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड ये कांस्टेंट माने जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है। जैसे मार्बल का डिकम्पोजिशन कभी आ जाए तो इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो लिखने चाहिए, तो हमें सिर्फ ये लिखना है गैस, तो इसका के होगा सिर्फ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। पी है तो प्रेशर लिख देना, सी है तो मोलैरिटी लिख देना, ऐसे लिखा जाए। कर लोगे बेटा अभी? सर प्लीज थोड़ा ऊपर कर दो। हो गया सर। अब केपी और केसी में रिलेशन क्या है, कोई बोलो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी।
Kp is equal to Kc, RT square and delta Ng. डेल्टा एच और डेल्टा एन जी जो हमने अभी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था एनपी माइनस एनआर, लेकिन सिर्फ गैसेस की। एक थर्मोडायनेमिक्स में भी इक्वेशन पढ़ी थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, वही वाला डेल्टा एन जी है। ठीक है, हो जाएगा। और अगर यूनिट्स निकालने हो के तो अब यूनिट्स निकालना ऐसे सीख सकते हो। लिख लिया बेटा? यूनिट्स ऑफ के हमें पता ऊपर प्रोडक्ट होंगे, नीचे रेक्ट होंगे रेक्टेंट, तो के यूनिट होंगे। अगर मोलैरिटी है के सी है तो यहाँ मोलैरिटी लिख के उसकी पावर डेल्टा एन जी, क्योंकि ऊपर प्रोडक्ट है नीचे रेक्टेंट है तो पावर्स प्रोडक्ट माइनस रेक्टेंट हो जाएंगी। लेकिन अगर के पी है तो एटमॉस्फेयर आ जाएगा पावर डेल्टा एन जी। तो के यूनिट हम ऐसे निकाल सकते हैं, के सी के और के पी। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन हमें ऐसे आ सकता है कि इसमें केपी और केसी में रिलेशन क्या है, या फिर यूनिट्स बताओ। केपी और केसी में रिलेशन इक्वल हो सकता है अगर डेल्टा एन जी 0 हो गया। केपी बिगर हो सकता है अगर डेल्टा एन जी बड़ा है 0 से, पॉजिटिव है। केपी छोटा हो सकता है अगर डेल्टा एन जी लेस है। तीन रिलेशन आ सकते हैं। और बहुत सिंपल में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए केपी और केसी का रिलेशन क्या होगा। केपी एंड केसी का रिलेशन जो ऊपर तीन लिखे हैं। तो मल्टीपल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिंपल से मिलेंगे कि बताओ इनमें से किस रिएक्शन के लिए केपी बिगर है केसी से, केपी स्मॉल है, इक्वल है। तो आपको बस ये देखना है कि डेल्टा एन जी निकालना है। ये सारे गैसेस हैं अभी। अगर सारे गैसेस हैं तो बताओ डेल्टा एन जी क्या लग रहा है? -12। माइनस हाफ आ रहा है। तुम कहोगे डेल्टा एन जी माइनस हाफ आ रहा है। ये 1 है प्रोडक्ट, ये 1.5 है रिएक्टेंट, तो माइनस हाफ आ रहा है। इट मींस केपी लेस देन। ठीक है, ऐसे इसमें ट्राई करो। कितना आ रहा है डेल्टा एन जी? +1/2। +12। Plus half. प्लस हाफ। ये सॉलिड है, ध्यान रखना, ये भी सॉलिड है, सिर्फ गैस देखना है। प्लस हाफ आ रहा है तो केपी इज मोर देन। यूनिट चाहिए केपी के चाहिए तो एटमॉस्फेयर की पावर हाफ, केसी के चाहिए तो मोल पर लीटर की पावर हाफ। तो ऐसे यूनिट्स भी निकाल हो जाएगा। अब चलते हैं इसके मेन न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे हमें। न्यूमेरिकल्स में एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे कि आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन हो और आपको पूछा जाए कि भी इसका के पी निकालो या के सी निकालो। बस आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए, फिर तो भर दो। लेकिन मुझे लगता है ये तो आप सिंपल कर लोगे कि ऊपर इसकी कंसंट्रेशन नीचे इसकी कंसंट्रेशन, सिर्फ वैल्यूज भरनी है, आंसर आ जाएगा। मैंने जो आपको करवाने हैं वो ये है कि कई बार कंसंट्रेशन इनिशियल देता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं पता, तो फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आर नॉट नोन, ये नहीं पता, तो पहले हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, फिर ही हम निकालेंगे। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है? ये कोई रिएक्शन है मान लो, इसमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में तीन चीजें चाहिए। मैं इसे सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ, ABCD इनके कोएफिशिएंट है, मैं वैसे लिख लेता हूँ कि ऐसे कोई रिएक्शन है मान लो
कोई भी हो सकती है ना, क्वेश्चन लिख लिया मैंने। इसके लिए आपको पहले तो लिखने हैं इनिशियल कंसंट्रेशन क्या क्या है। मान लो इनिशियल मोल्स हैं तो मोल्स लिख लेंगे, फिर लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। और अगर इनिशियल आपको दिए हैं, मान लो इनिशियल आपको 10 और 10 दिए हैं मोल्स, तो आपको हमेशा के लिए एक रूल फॉलो करना है, एंड दैट रूल इज, हम मान के चलेंगे कि 10 में से अगर ये 2x रेक्ट होते हैं तो बाकी सारी चीजें मुझे पता है कैसे। अगर ये 2x रेक्ट होते हैं, हमने इसलिए माना क्योंकि 2a थे। अगर ये 2a रिएक्ट करते हैं तो मुझे पता है 3 रिएक्ट करेंगे। अगर ये 2 रिएक्ट करते हैं 3 रिएक्ट करेंगे, तो अगर तुम कह रहे हो ये 2x कम होता है तो 3x कम होगा। तो सारा इसी को देख के क्वेश्चन के बेस पे करते जाओ। 2 है तो 2x, 3 है तो 3x। ये कितना बनेगा 2x, और ये कितना बनेगा 3x। तो ये आपका एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाती है। हमें हिंट दिया जाता है, कोई एक चीज बताई जाती है, जैसे मान लो कह दिया C के 5 मोल बन गए एट इक्विलिब्रियम, तो C के 5 बन गए, तो उससे आप x निकाल लोगे, x निकाल के सबकी वैल्यूज भर लोगे, आंसर आ जाएगा। या फिर कह दे D के तो 10 बन गए इक्विलिब्रियम पे, मींस कोई हिंट दिया जाएगा, किसी एक की कंसंट्रेशन बता देगा, उससे x निकल जाएगा, सबकी कंसंट्रेशन आ जाएंगी। तो ऐसे कई बार ऐसे आएंगे कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको ना दी हो, खुद निकालनी हो। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल अच्छी तरह पढ़ना है। आपको ये जरूर पता करना है कि इनिशियल मोल्स बोले या कंसंट्रेशन बोलिए, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन है फिर तो हम यहाँ सीधा कंसंट्रेशन ही लिख लेंगे। अगर मोल्स हैं तो कंसंट्रेशन आपको अलग से निकालना पड़ता है N/V, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। N/V का मतलब है कि जो वॉल्यूम दे दिया 2 लीटर, तो ये सारी कंसंट्रेशन आपकी डिवाइड 2 करनी पड़ेगी। अगर तो वॉल्यूम 1 लीटर है फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम इज 1 लीटर फिर तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन अगर वॉल्यूम 1 लीटर नहीं है तो आपको ये स्टेप लिखना जरूरी है, नहीं तो K की वैल्यू चेंज हो सकती है। वॉल्यूम इज 1 लीटर तो थर्ड स्टेप नेग्लिजिबल है, फिर इसे छोड़ दो, कोई बात नहीं, नेग्लेक्ट थर्ड स्टेप। या फिर कभी ऐसे हो कि डेल्टा एन जी 0 हो, तब भी इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है, इट मींस ऊपर और नीचे वॉल्यूम की पावर कट जाएंगी, वॉल्यूम से डिवाइड करो ना करो एक ही बात होएगी। लेकिन अगर ये दो कंडीशंस नहीं है तो ध्यान देना पड़ेगा आपको कि थर्ड स्टेप भी जरूरी हो जाता है, नहीं तो उसकी वजह से क्वेश्चन गलत आ सकता है। तो ऐसे हो सकता है आपको 2 ही स्टेप लिखने पड़े, वो न्यूमेरिकल बताएगा। हो सकता है न्यूमेरिकल में ऐसे बोला हो कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर 10 and 10, फिर तो सीधा आ गया। लेकिन अगर बोला जाता है इनिशियली 10 moles of A and 10 moles of B are mixed in 2 liter vessel, तो फिर आपको थर्ड स्टेप भी चाहिए होगा, क्योंकि उसने मोल्स बोल दिए। अदरवाइज ये सिंपल स्टेप है, ये एक्स कितने लिखने हैं वो आपको बता ही दिया, कोई एक हिंट दे देगा, उससे आप सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाल दोगे, सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाएगी तो आंसर आपका आ जाएगा, है ना। बात समझ आ रही है बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। अब देखो आगे कुछ क्वेश्चन हम इसके करके देखते हैं प्रैक्टिस। मान लो कोई क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, अभी मैं सिंपल ए बी लेके करूंगा। पहले तो यही वाला बताओ, क्या इसमें मुझे वॉल्यूम 2 लीटर या 5 लीटर या 10 लीटर कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है, तो याद रखो हो सकता है ऐसे केस में तुम्हें वॉल्यूम दिया ही ना जाए और तुम्हें लगे भी क्वेश्चन रॉन्ग है, वॉल्यूम नहीं दिया। जरूरत ही नहीं है वॉल्यूम की। मान लो तुम्हें कहता है इनिशियली 15 मोल्स हैं, मोल्स, ठीक है।
और एट इक्विलिब्रियम कोई एक दे दिया। एट इक्विलिब्रियम तुम्हें कहता है कि डी के 9 मोल्स हैं और 5 लीटर में ऐड किए हैं, बताओ के सी कितना है। तो पहली बात तो 5 लीटर है, जब 10 लीटर है छोड़ दो क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है। इधर भी 2 और 3 5, इधर भी 2 और 3 5। इनिशियल मोल्स लिख लिए। अब एक इक्वेशन आपको खुद लिखनी सीखनी है, एंड दैट इज ऑलवेज माइनस कितने एक्स, 2x, माइनस कितने एक्स जितने कोफिशिएंट हैं, 3x, ये कितने एक्स बना, 2x, ये कितने एक्स बना, 3x। अब हमें कह रहा है अभी यहाँ पे साइड पे लिख लो चाहे, d के 9 है, d के मैं तो 3x बना रहा हूं, ये 9 बता रहा है तो x मेरा निकल गया 3। अगर x 3 है तो सबकी कंसंट्रेशन पता चल गई। ये 15 में से 2x का मतलब 6 निकाले तो 9 बचे। ये 15 में से 3x मीन्स 9 निकाले 6 बचे, ये 6, ये 9, ये आगे। अब कंसंट्रेशन निकाल लो, ना निकालो, सेम ही है, लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हम कहेंगे निगलेक्ट कर दो, नॉट रिक्वायर्ड। तो सीधा केसी पे आ जाएंगे। केसी का मतलब ऊपर c की पावर 2, d की पावर 3, a की पावर 2, b की पावर 3 और वैल्यूज भर लेंगे। c 6, d 9, a 9, b 6, इसे सॉल्व कर लेना। 1.5 1.5 ठीक है, के यूनिट्स क्या आएंगे बोलो। मोलैरिटी की पावर डेल्टा एन जी, मोलैरिटी की पावर डेल्टा एन जी मीन्स 9 यूनिट, है ना। यूनिट तो लेस। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें k हैज नो यूनिट, तो जिसमें डेल्टा एन जी 0 होगा। कोई भी एक हिंट दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको c का बोल दिया, d का बोल दिया, c का बोल सकता हूँ, या ऐसे बोल दूंगा कि b के इक्विलिब्रियम पे इतने मोल बचे, a के इक्विलिब्रियम पे इतने मोल बचे, जिससे आपको हिंट मिल जाएगा कि x कैसे निकलेगा। या फिर बहुत रेयर ऐसे कि मैं आपको कह दूं कि एट इक्विलिब्रियम a और c इक्वल हो जाते हैं, तो आप इन दोनों को इक्वल कर लोगे, a और c इक्वल, तो भी x निकल जाएगा ना। चेक करो, a एंड c इक्वल, तो 15 माइनस 2x इज इक्वल टू 2x, 15 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 15/4, 3.75 है ना। तो b एंड c इक्वल, b एंड d इक्वल मींस ऐसा कुछ भी एक चीज दे देगा जिससे आपका हिंट मिलेगा कि x कैसे निकलेगा। एक बार x निकल गया तो आपका आंसर आ जाए, हो जाएगा बेटा। जैसे देखो कुछ और क्वेश्चन करके देख रहे हैं, तुम ट्राई करना इनमें। 3a plus b gives 2c plus 3d. Question is initially 10 moles of each a and b are mixed in 2 liter. क्या वॉल्यूम से फर्क पड़ेगा? yes sir यस, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कह रहा है एट इक्विलिब्रियम, अलग अलग कंडीशन दे रहा हूं मैं। एट इक्विलिब्रियम पहला कंडीशन है 5 मोल्स ऑफ सी आर फॉर्म्ड। आपने सिर्फ मुझे कंसंट्रेशन बतानी है, इक्विलिब्रियम पे कितनी कितनी है कंसंट्रेशन मींस वॉल्यूम से डिवाइड करके। के की वैल्यू तो आप भर के निकाल ही लोगे, सिर्फ कंसंट्रेशन सही से बतानी है। एक तो ये हिंट है कि 5 मोल सी पे बने हैं, एक ये हिंट है कि 5 मोल्स ऑफ बी, 5 moles of A are left. थर्ड ये हिंट है A and D
at equilibrium become equal हो गए, ये हिंट है ना। 3 हिंट है, तीनों में आपको मुझे कंसंट्रेशन निकाल के देंगे कि व्हाट इज कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे आ गई फिर हमारी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और लिखोगे आपको इनिशियल लिखना है 10 10 एट इक्विलिब्रियम 10 माइनस कितने x, ये 10 माइनस कितने x, ये बनेंगे 2x, ये बनेंगे 3x। और ऐसे तीनों में अलग अलग कंसंट्रेशन निकाल लो। अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई एक बार तो मान के चलो आपका सेकंड केस तो आ ही जाएगा कि कैसे निकलना है। ठीक है, अपना अपना करो, बोलना नहीं है 2 मिनट। ये तरफ है तीनों। पहले में 5 मोल सी के बने हैं तो एक्स पता चल गया। सर ग्रीन नहीं विजिबल, सर ग्रीन नहीं विजिबल हो रही सर। पहले में कोई एक ही कंसंट्रेशन बता दो बस मुझे, बाकी सही होंगे अगर एक ही सही है तो। 1.25 मोलर। 5/4 molars. 1.25 मोलर। चेक करो भी सबका सही आ रहा है। सेकंड में मुझे सिर्फ एक्स बता दो कितना है। 5/3। 8/3. 10 माइनस 3x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/3। ठीक है,
फिर सबकी कंसंट्रेशन तो निकाल ही लोगे है ना, x माइनस करके मोल्स आ जाएंगे, डिवाइड कर लेना है। ऐसी लास्ट a एंड d इक्वल हैं। x5/3 सेम जो सेकंड का था। x5/3 तो फिर सेम ही आ जाएगा दोनों का k, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा ये तो ज्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे हैं इसमें। और एक आते हैं कि परसेंटेज दी हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी हो। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन, मान लो A gives 2B and C, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ये वाला ज्यादा सही रहता है। इनिशियल ले लो C और एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा, याद है? तो ये हम हर जगह आयोटा में भी लगाया हमने। फिर यहाँ हमेशा C माइनस C अल्फा रखना, याद रखो। यहाँ C माइनस C अल्फा है तो ये कितना बनेगा, ये आपने ऐसे देखना है कि अगर A K है तो 2B बनते हैं, A K से 2B बनते हैं मींस 2C अल्फा बनता है। C इनिशियल कंसंट्रेशन मोलैरिटी चाहिए हमें हमेशा। अल्फा वो बताएगा कि 20% डिसोसिएशन है, तो 20% का मतलब 0.2, 30% का मतलब 0.3 एंड सो ऑन। और ये कितना बनेगा C अल्फा, तो ऐसे C माइनस C अल्फा, 2C अल्फा, C अल्फा करके सबकी कंसंट्रेशन निकालो, फिर K निकालना पड़ता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए x नहीं लेते हम, क्योंकि हो सकता है ये होता, देखो मान लो ये होता 3A gives 2B plus 4C, तो हमें हमेशा ऐसे ही लिखना है कि इधर C माइनस C अल्फा, इधर C अल्फा को चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर आप इधर C माइनस 3C अल्फा लिख देते हो तो गलत है, ये नहीं लिखना। इसीलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अलग क्वेश्चन, x के अलग है। और फिर B के लिए कितना लिखें, 3A से अगर 2B बनता है 2/3C 2/3C अल्फा 2/3C अल्फा होगा, क्योंकि आप लिखोगे कि 3A से गिव 2B, 1 विल गिव 2/3 और C अल्फा विल गिव इनटू C अल्फा, और ये 4/3C अल्फा। याद कर सकते हो तो ऐसे याद कर लो कि रेशो होती है, ऊपर होता है कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, नीचे होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ऊपर होता है कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, नीचे होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो एक तो x वाले क्वेश्चन है, एक अल्फा वाले क्वेश्चन है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि x में तो जितने इतने कोएफिशिएंट है उतने ही ले सकते हो आप। अल्फा वालों में याद रखो लेफ्ट साइड पे हमेशा C माइनस C अल्फा ही आएगा, क्योंकि अगर 2C अल्फा कर दिया इसका मतलब तुमने तो डबल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ले ली। अगर 40% था तुमने डबल करके 80% कर दिया उसका, तो इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कंसंट्रेशन कई बार नहीं देगा तो इसे 1 ले सकते हो, 1 माइनस अल्फा करके कर सकते हो। जैसे मान लो अमोनिया की बात कर रहे हैं, ये रिएक्शन है, पहला क्वेश्चन तो ऐसे आता है कि 10 मोलर अमोनिया dissociate into nitrogen and hydrogen at equilibrium two molar nitrogen is obtained. Calculate Kc.
और सेकेंडरी कैसे आता है कि इनिशियली अमोनिया प्रेशर इज 10 atm। अच्छा, कंसंट्रेशन और प्रेशर में कोई फर्क नहीं है। प्रेशर है तो वहां प्रेशर सी की जगह प्रेशर भर दो, बस केपी निकाल देना। 10 एटमॉस्फेयर है। इफ इट्स degree of dissociation till equilibrium is 40%, calculate Kp। तो आज जो दो तरह के न्यूमेरिकल सीखे हैं, दोनों तरह के आप कर सकते हो। पहले में मुझे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताओ कितनी कितनी है। तो फर्स्ट केस में तो हम लिखेंगे नाइट्रोजन। अच्छा, रिएक्शन जैसे लिखी है वैसे ही लिखनी है आपने, खुद चेंज नहीं करना। इसमें तो लिखेंगे पहले 10 मोलर है, सॉरी हमें रिएक्शन लिखी है 2 अमोनिया गिव्स N2 + 3 हाइड्रोजन। तो ये 10 है इनिशियल, एट इक्विलिब्रियम 10 - 2x, ये x, ये 3x। और पहले क्वेश्चन में पढ़ के बताओ कि हमें x का कैसे पता चलेगा। alpha by 2 is equal to 2. नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 का मतलब x2 है। x2 है तो सबकी वैल्यू पता चलेगी। ये 2 है, ये 6 है, ये 10 में से 4 माइनस हो गए 6 है, Kc निकल जाएगा। ठीक है, K तो निकाल लोगे, मैं वैल्यू छोड़ रहा हूं। ऐसे सेकंड में फिर से लिखा 2 अमोनिया गिव्स, अब C - C अल्फा करना है, फिर C अल्फा बाई 2 हो जाएगा 1/2, ये C अल्फा 3/2। C कितना है 10, इट में भी प्रेशर। ठीक है, C ये ना सोचो कि इसमें कंसंट्रेशन लेना है, प्रेशर भी हो सकता है। अल्फा 40% है, 40% का मतलब 40/100 होता है 0.4। तो C अल्फा कितना हो गया 10 × 0.4, 4 हो गया। अब यहाँ वैल्यूज भर दो। पहले है 10, 10 में से 4 माइनस हो गया, ये बन गया ½ × 4, ये बन गया 3/2 × 4। सबकी वैल्यूज आ गई, आगे Kp निकल जाएगा। अगर Kp आगे आपको कहता है Kc भी निकालो तो तुम्हें फॉर्मूला आता है Kp = Kc RT ΔN। चेक कर लो बेटा, कोई भी डाउट है तो पूछो। हो जाएगा फिर ये टॉपिक। तो आज हमने इतना ही पढ़ना है। कल टॉपिक में करवाऊंगा एक तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के, एक हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बताऊंगा कि हेट्रोजेनस के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आज इसे पढ़ो, क्वेश्चन करके देखो, कोशिश करूंगा असाइनमेंट भेज दूं इसकी। ठीक है, ठीक है, इतना करो। हाँ बेटा आ सकते हो, ऑफलाइन 11:30 होगा, कोई भी आ सकता है।